फैसलाबाद। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आपकी सुबह का आगाज खूबसूरत अंदाज में हो चुका होगा और आपका मूड भी काफी हसीन होगा। जैसे कि हमारा मौसम आजकल बहुत ही खूबसूरत है और जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए कोशिशें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपने करियर को बेहतर करने के लिए करें। कभी भी कोशिश करना जो है उसे बंद नहीं करना चाहिए, ये सोच के कि कोई आपको क्रेडिट नहीं दे रहा। क्रेडिट लेने के चक्कर में हम बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं कि कब हम अच्छा कर रहे होते हैं तो हर किसी को जैसे कि तारीफ करना बहुत पसंद होता है कि उसकी तारीफ की जाए, उसे सराहा जाए। लेकिन अगर आपको कोई सराहता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम बेहतर नहीं है। समटाइम ये होता है कि आपके काम का रिवॉर्ड आपको जब मिलता है तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज के लिए एक वक्त को मुकर्रर किया है। तो अपने बेहतरीन वक्त का इंतजार करें और अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए एफर्ट्स पुट करते रहें, क्योंकि एफर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंदगी एक बार मिली है, अपने आप को बहुत ज्यादा खुश रखना चाहिए और जिन लोगों के साथ रहने से आपके चेहरे पर और आपकी जिंदगी में मुस्कुराहट रहती है, कोशिश करें कि उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा पुरसुकून करें, क्योंकि जब आप खुश होंगे तभी आप दूसरों का ख्याल अच्छे तरीके से रख सकेंगे, दूसरों को भी उसी तरह से खुश और खुर्रम रख सकेंगे। तो अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन और पुरसुकून रहे। फैसलाबाद का मौसम आज कितना हसीन है ये जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। फैसलाबाद का आज कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। धुंध है, बहुत ज्यादा सर्दी है और इस तरह की सर्दी में जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो हर तरह से खुद को कवर करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ जो है वो अपनी व्हीकल्स की मेंटेनेंस का भी ख्याल रखें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने सफर को बेहतर और आसान बना सकें। और धुंध की वजह से हमेशा से कहा जाता है कि जब भी बाहर निकलें, रोड्स पे निकलें तो सेफली ड्राइव करें। तो आपका दिन का पूरा जो भी आप स्केड्यूल बनाएं उसे इस अंदाज में मुरतब करें कि शाम होने से पहले आप अपने घरों को वापस आ जाएं और अल्लाह करे कि आपका पूरा दिन बहुत ज्यादा खूबसूरत और हसीन गुजरे। आज हमारे साथ जी ईमान ज़ाहरा हैं, उनकी बर्थडे भी है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे ईमान। अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन हो और अल्लाह पाक आपके नसीब भी उतने ही ज्यादा खूबसूरत करे। ईमान ज़ाहरा की बर्थडे के हवाले से हमारे पास एक वीडियो भी है, चलिए देखते हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जितनी खूबसूरत आप हैं अल्लाह आपके नसीब भी उतने ही खूबसूरत करे और आपकी खुशियां आपके वालिदैन को देखना नसीब करे। मेरी और मेरी पूरी टीम की जानिब से आपको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जन्मदिन बहुत मुबारक हो, बहुत खुश रहें और जिंदगी में कभी भी आपको किसी भी तरह की तकलीफ और गम जो है वो छुए नहीं, आमीन। आगे बढ़ेंगे और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल जो है सर्दी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सियासत की अगर बात की जाए तो इलेक्शन की वजह से काफी खासी गहमा गहमी हमें दिखाई दे रही है। क्या सूरत हाल चल रही है, जनवरी का स्टार्ट हो चुका है, कहां तक ये कंपेन्स पहुंची हैं और कितने ज्यादा हमारे जो सियासतदान हैं, जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हमारे, वो मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर्दी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और सियासत का मौसम किस तरह का है? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और सियासत भी उतनी ही गर्म होती जा रही है। यहाँ पर मौसम ठंडा और सियासत गर्म। अभी देख लें कि यहाँ पर जो जनवरी का आगाज़ चल रहा है, टिकटों के हवाले से, तकसीम के हवाले से, जो रोज़ाना ही जो लाहौर में, इस्लामाबाद में जो पार्टी कारकुनान है या पार्टी के जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो अपनी टिकटों के असूल के लिए पहुंचे होते हैं। रोज़ाना का सफ़र किया जाता है, फिर वापस भी आते हैं हल्के में कि यहाँ पर जो शादियाँ होती हैं वो भी अटेंड कर ले ताकि हल्के की आवाम ही उन्हें रिजेक्ट न कर दे। तो यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है हर सियासी कारकुन की जानिब से कि टिकट उसे मिले। तो टिकटों की लॉबिंग शुरू है। तो ये सबसे इलेक्शन का सबसे मुश्किल मरहला ये टिकटों की लॉबिंग होता है, क्योंकि जब टिकट मिल जाता है तो फिर आधा इलेक्शन तो उसी में कवर हो जाता है कि जो पॉलिटिकल वोटर्स होते हैं एक सियासी पार्टी के, वो आपके साथ मिल जाते हैं, बड़ी स्ट्रेंथ बनते हैं। तो यहाँ पर अभी दड़े मिले होते हैं, लेकिन सभी को टिकटों की तकसीम का इंतजार और सियासी पार्टीज़ को भी ये सूरत हाल अच्छी तरह से पता होती है कि इन्हीं दिनों में जो उनकी मार्केट वैल्यू वो बढ़ती है। तो अभी जो टिकटों की हवाले से किसी भी पार्टी ने जो टिकट देने नहीं शुरू की, मैं बड़ी सियासी पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, नून लीग, पीटीआई या पीपल्स पार्टी ने, जो मजहबी जमातें थी उनकी जानब से तो टिकट दिए जा चुके हैं। तो यहाँ पर जो बड़ी जमातें हैं वो भी अपने टिकट रोक के बैठी हैं। दो चीज़ें देखी जा रही हैं, एक तो अगर कोई इलेक्शन पर कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाए, जो धुंध है वो भी छट जाए, और उसके बाद जो है वो करीब मामला चले जाए ना, मतलब
10-11 तारीख तक मामला चले जाएं, 13 तारीख आखिरी होगी टिकट जमा करवाने के हवाले से, तो एक दिन पहले तक जो पार्टीज है वो टिकट देंगे, ताकि जो भी लोग उनके होंगे मुखालिफ, जो इलेक्शन जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो कहीं और ना चले जाएं ना। मतलब देखा जाता है कि अगर महीना पहले टिकट दे दें, 10 दिन पहले दे दें, तो जो टिकट जिसको नहीं मिलता वो किसी और पार्टी में ना छलांग मार लेना, वो अपने पास रखने के लिए सियासी पार्टीज़ की जानिब से ये हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर जो उम्मीदवार है उनके पास टाइम बहुत थोड़ा बचता है और फिर वो आज़ाद इलेक्शन में नहीं जाते या जो अपनी किसी और पार्टी में छलांग नहीं लगाते, तो उसी पार्टी में मजबूरन टिके रहते हैं। तो ये सियासी पार्टी के जो टैक्टिक्स हैं वो अपने बरत रहे हैं। जो कारकुनान हैं वो रोज़ाना लाहौर जाके बैठे होते हैं। और अब्दुर्रहमान, क्या मौसम की वजह है कि हम जैसे पहले देखते थे कि गुज़िश्ता सालों में जब भी इलेक्शन करीब आते थे तो हमें कहीं ना कहीं गली के नुक्कड़ चौराहों पे भी हमें जो है ना वो छोटे छोटे लोगों की गैदरिंग्स दिखाई देती थी, जलसे दिखाई देते थे, और फिर पूरे शहर में हमें बैनर्स और बिल बोर्ड्स लगे हुए दिखाई देते थे। इस बार उस तरह का माहौल जो है ना बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या इसकी वजह सिर्फ मौसम है या आप समझते हैं कि इसके पीछे की कोई और वजूहत है? हसीनत, वाहद वजह इसकी धुंध नहीं है, धुंध छट जाएगी और भी वजूहत है इसकी। असल में देखें, अभी कंपटीशन नहीं है, सिर्फ नून लीग मैदान में मौजूद है, नून लीग के अलावा कोई भी पार्टी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की बाज़ाब्ता इजाज़त नहीं है। जो लोग उनके अप्लाई करते हैं, कभी फॉर्म रिजेक्ट हो गए, कभी उनको उठा लिया, तो इसी तरह से उनके लिए जो है वो माहौल उस तरह से नहीं है जिसको वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। तो ये उनका गिला किसी हद तक दुरुस्त भी है, तो इसी वजह से वो अपनी कंपेन भी नहीं कर पा रहे ना। उनके लिए तो जो इलेक्शन में कायम रहना ही बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो अब मसला दूसरा ये आ चुका है कि यहाँ पर जो चीज़ें फिर जो उम्मीदवार है वो देख भी रहे हैं कि कोई वजह ना बन जाए कि इलेक्शन डिले हो जाए, क्योंकि अफवाहें वो गर्दिश करती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुकी है कि यहाँ पर कोई भी अफवाहें जन्म ना लेने दी जाएं और इलेक्शन के हवाले से कोई भी मनफी प्रोपेगेंडा ना किया जाए। बहरहाल लोग सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। तो ये वजह है। फिर जब ये एक हफ्ता, जी आखिरी हफ्ता हम है, ये हफ्ता जब गुजर जाना है, टिकट्स तकसीम हो जाने हैं, तमाम जितने भी जो है वो इस हवाले से जो बहाम है दूर हो जाने, फिर देखना ये कंपेन जो है वो टका के चलेगी। फिर जो कंपटीशन है वो भी वाजे हो जाएगा कि किस हल्के में किस उम्मीदवार के मुखालिफ कौन है। अभी सारे जो अपनी टिकटों के असूल के लिए बेचारे जो है वो लगे हुए हैं। तो इस आखिरी हफ्ते में उम्मीदवारों की जानब से फुली कोशिश की जा रही है कि जो उनके जो बड़े हैं पार्टी के, मतलब जो सदर हैं, सूबाई सदर राना सनाउल्लाह खान, मरकजी सदर शहबाज शरीफ खान, इन तक रसाई किसी तरह से हासिल की जाए, इन तक मीटिंग्स की जाएँ, तस्वीरें लगाई जाएँ हल्के की आवाम को, या जो इलाकाई धड़े होते हैं, ये चेयरमैन होते हैं, ये लोग, उनको लगे कि ये बंदा जो है वो अभी इन टच है, टिकट के लिए मजबूत है। तो अभी ये कोशिशें कर रहे हैं। तो ये इस आखिरी हफ्ते में जब जो मामला क्लियर होते जा रहे हैं, जिसको भी ग्रीन सिग्नल मिलता जाएगा या जिसको भी टिकट्स मिलती जाएंगी और वो आर ओ के पास जमा करवाता जाएगा, उसके बाद जो है वो उसका माहौल बन जाएगा। वो अपनी इलेक्शन की फ्लेक्सेस भी शुरू कर देगा, कंपेन भी शुरू कर देगा, वो जो खाने जो रवायती माहौल होता है वो बनना शुरू हो जाएगा। जब तक उसके टिकट पे बेयकीनी है तब तक वो पैसे नहीं खर्च करेगा ना, कि बाद में ये पैसे तो वापस नहीं दिखाई देगा तो पैसे लगेंगे ना। एग्जैक्टली ये बड़ा मसला है कि यहाँ पर जब तक उसके मनपसंद माहौल नहीं मिलेगा, टिकट्स नहीं मिलेंगी, यकीन उसकी बेयकीनी दूर नहीं होगी टिकट के हवाले से, तब तक वो बड़ा मुहतात होगा। और ये सिर्फ आखिरी हफ्ता बाकी रह गया। 10 तारीख तक तमाम पार्टी जो अपने आपको लगता है जितने क्रूशल हालात आवाम ने देखे हैं, शहरियों ने देखे हैं, अब वो खानों पे और पैसों पे जो है वो वोट डाल देंगे? सीनियर देखें, ये वैसे ही एक प्रोपोगंडा होता है खाने। बेसिकली मैं आपको इलेक्शन साइंस समझाता हूँ कि एक उम्मीदवार है, वो अपने डेरे पे जो है वो कंपेन उसने शुरू की हुई है, रोज़ाना निकलता है, लोगों से मिलता है, उनको बताता है कि मेरा ये मंशूर फलां, जो भी करता है, जलसा करता है, कार्नर मीटिंग। अब जो 150 बंदा है उसके साथ, उसने खाने का मैनेज करना है। इसी तरह से जहाँ कहीं वो जलसा कर रहा है उनके खाने का मैनेज करना है। तो ये अगर वो ना करेगा तो फर्ज करें फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कई लोग उसके जलसे में नहीं आएंगे। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ना भी खाना दे तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो क्योंकि वो अपने 150 बंदे जो उसके साथ रोजाना की बुनियाद पर है उनको खाना दे रहा है, तो इस हवाले से वो कहता है कि चले थोड़ा और खर्चा हो जाए, मतलब कम से कम ये। अब देखें, गर्मी में ज्यादा होता है ना, मतलब कोल्ड ड्रिंक ये वो सारा कुछ, पानी। सर्दी में तो एक देग हो तो वो कई लोगों के लिए काफी होती है, लोग इतना ज्यादा डिले भी नहीं करते ना, रात मतलब जल्दी हो जाती है। तो ये तो पाकिस्तानी इलेक्शन का लाजमो मलजूम है कि जिसमें जो बयानी के इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं नून लीग पे, हालांकि ये सारी पार्टीज करती हैं।
पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनको भी तो खाना दिया जाता है ना। आखिर जो हम्म। बंदा इतनी दूर आपके जलसे में जाता है या दिहाड़ी ज़ाया करता है तो उस बेचारे का तो ये हक भी है कि उसको खाना दिया जाए। इसका वोटों पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अक्सर वो हमने देखा है ना, लोग कहते हैं कि अच्छा फलां पार्टी ने फलां वोटर को जो है वो 2000 दे दिए, 5000 दे दिए और वोट जो है वो अपनी तरफ कर लिया, हमारे साथ ज्यादती हो गई, धांधली हो गई, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। इस बार तो इतना कंपटीशन भी नहीं है, तो आपको लगता है कि ये वाला शोर मच सकता है या मचेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए? जी हाँ, देखिए ये जो पैसों वाला मामला है ना, ये इलेक्शन की सबसे जो घटिया स्ट्रेटजी है, ये उम्मीदवार भी अपनाते हैं। ऐसा भी होता है, लोग पैसे लेते हैं 2-4 हज़ार 5 हज़ार के लिए अपना वोट बेचते हैं, अपना जो है वो सारा फ्यूचर बेच देते हैं। इस पे इसका खात्मा होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि अब इलेक्शन कमीशन के पास ना तो टीमें है, ना जो पैसे देता है वो तो नहीं हम्म। बताता मैंने दिए, जो लेता है वो भी नहीं बताता मैंने लिए। तो फिर मसला ये है कि किसके खिलाफ कार्रवाई की जाए ना। ये हम्म। बड़ा मसला है कि जो लोग, ये तो लोगों की देखिए, हमारा ये बहुत मसला है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है वो बेच देते हैं अपना मुस्तकबिल, जो वोट अपना उम्मीदवार किसको होना चाहिए उसकी बजाय 2-4-5 हज़ार ले लेते हैं। तो उसमें मतलब फ़र्ज़ करिए कि आप पूरे 5 साल कैसे गुजारेंगे ना, मतलब वो इतनी मामूली सी रकम है। लेकिन ये मेंटेलिटी होती है लोगों की, जो मजदूर पेशा लोग हैं वो इतनी लंबी नहीं सोचते। वो कहते हैं चले 5 हज़ार का अब तो मौज करें ना 2 दिन। हाँ, तो बाकी की बात में देखी जाएगी। तो वो ये भी समझते हैं कि उनके वोट से क्या फ़र्क पड़ना है ना। ये भी एक लॉजिक है, इलेक्शन कमीशन ये भी नहीं हाँ, समझा हर पाता। बंदा ये समझता है कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। हाँ। हालांकि आप सोचेंगे आपका एक वोट है, मेरा है। इसी तरह से अगर 10 लोग ये सोचेंगे तो 10 वो वोट हैं। वो एक सोच जो है ना, जब हम समझते हैं कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, यही सोच अगर 10 लोगों की है तो उसका मतलब है कि 10 वोट तो वो चले गए। तो इस सोच को भी चेंज करने की कहीं ना कहीं जरूरत है कि हर एक वोट जो है वो बहुत अहम है। और अगर हम ये सोचने के बजाय कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, ये सोचे कि हमारे एक वोट से फर्क भी पड़ेगा और कितने हालात बेहतर और गेम चेंजर वो साबित हो सकता है। हो सकता है कि कहीं कोई बिल्कुल टाई हो रहा और आपके एक वोट से जो है एक बंदा जीत जाए, दूसरा हार जाए। तो ये सोच को भी, मेरा हाल वोट कास्टिंग के जो सिस्टम है और सोच है, उसकी जो लॉबी उसके पीछे, उसको भी बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, पाकिस्तानियों की ये सोच भी बदलनी चाहिए। 2018 के इलेक्शन में बहुत सारे 30-35 हल्के थे जहां पर जीत का मार्जिन 1% या उससे भी कम रहा है ना, बड़ा हम्म। मामूली सा मार्जिन 1000-500 का। तो हम्म। ये वही लोग थे जिन्होंने ये सोचा कि क्या फ़र्क पड़ेगा, और इतनी मामूली से अंदाज में फ़र्क पड़ गया है। फ़र्क पड़ता है, लोगों की सोच से फ़र्क पड़ता है, वोटर्स की। देखिए बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं वो 10,000 की लीड से जीत जाते हैं, वहाँ तो हम्म। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो 100, 50, 500 की लीड से जीत रहा है वो वहाँ पर ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। और बहुत सारे हलकों में हम्म। बड़ा मामूली मार्जिन होता है कि ये मतलब जो है स्विंग वोटर्स है वो इधर चला गया या उधर चला गया, इससे फ़र्क पड़ जाता है। तो ये लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए, जो एक वोट वोटर्स के पास मौजूद है वो उसकी कौमी अमानत है। हम्म। वो उसको उसमें से जो उम्मीदवारों की बैलेट पेपर्स है उसमें से जो सबसे अच्छा उम्मीदवार है उस पर लगाना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए ये हार जाएगा जीत जाएगा। या ये बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ पर जो हारने वाले के साथ कम लोग खड़े होते हैं, जिसकी वेव होती है कि ये जीत जाएगा, सारे लोग उसके साथ जाके शामिल हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा मसला है। इस भेड़ चाल से जो है वो निकलना चाहिए। इखलाकी तौर पर जो मजबूत उम्मीदवार हो, हम्म। जो उस इलाके के लिए अच्छा उम्मीदवार हो, सन ऑफ साइल हो, वो तमाम खूबियाँ हों हम्म। जिसमें जो अच्छे कैंडिडेट में होनी चाहिए, सिर्फ उसे वोट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। वही बंदा कल को उनके काम आ सकता है। जो बंदा पैसे दे के वोट खरीदेगा वो कभी भी वापस उस हल्के में नहीं आएगा ना। हम्म। जिसने कोई 10 करोड़ लगा लिया, 20 करोड़ का इलेक्शन लड़ा, उसको क्या ज़रूरत है कि उनकी खिदमत करे। वो तो पहले जो अपना ही जो पैसे वो पूरे करेगा, अपना खर्चा पूरा करेगा, उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें करेगा। तो ये हल्के की आवाम को खुद से सोचने की ज़रूरत है। अच्छा उम्मीदवार जो अच्छा लेजिस्लेचर हो, जो असम्बली में जाके जो है हम्म। उनकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी करे हल्के की, वही हम्म। उम्मीदवार जो है उसका चुनाव करना चाहिए। उसी का उनको फ़ायदा होगा, उनके सूबे हम्म। को, शहर को, उनके मुल्क को फ़ायदा होगा, उनकी पब्लिक को फ़ायदा होगा। और फिर चीज़ें ऐसी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन जब सोच इस तरह से मनफी होगी कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, या जो पैसे वाले के साथ निकल जाना, या जो भेड़ चाल का शिकार हो जाना कि सारे लोग इसके साथ अब यही जीतेगा, तो फिर इन चीज़ों से जो है वो फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो नेगेटिव लोग जो है वो ज़्यादा आगे आ जाते हैं और पॉजिटिव लोग पीछे रह जाते हैं। वो लोग
जो कुछ बदलाव चाहते हैं या कुछ बेहतरी चाहते हैं, उन लोगों को जो वोट है वो नहीं मिल पाता। बिल्कुल। और यहाँ पे एक और सवाल भी है कि लोगों को वोट कास्ट करने के लिए सिलेक्शन करते हुए कंफ्यूजन ये भी होती है, और एक सवाल जो है वो मैंने अक्सर सुना है कि आप वोट कास्ट करते हुए अपने हल्के के कैंडिडेट को देखो या अपनी फेवरेट पार्टी को देखो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप पीएमएलएन के सपोर्टर हैं तो हो सकता है कि जो उनका कैंडिडेट आपके हल्के में है वो किसी दूसरी पार्टी का कैंडिडेट जो है वो अच्छा काम कर रहा होता है। तो आप क्या समझते हैं कि वोट कास्ट करते हुए बंदे को मेन पार्टी देखनी चाहिए या फिर जो हल्का है उसके कैंडिडेट को देखना चाहिए? देखिए जी, उम्मीदवार जो है वो उस हल्के में जो मौजूद होता है, तो वोटर्स के पास तो वही चॉइस है। अगर हम्म। उसकी पार्टी सीएम बना पाती है तो भी उस बंदे के जरिए वो पहुंचेगा। अगर वो हार जाते हैं तो भी वही बंदा जो उसकी वोटर पहुंच को में। ये डिसीजन कैसे करना चाहिए ये आपसे जानेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन के माहौल में बहुत ज्यादा अहम जहां पे सियासी पार्टियों के उम्मीदवार होते हैं, वहीं पे हमारे वोटर्स की जो ताकत है वो वोट है। उस वोट को कास्ट करते हुए मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। बहुत ज्यादा लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि क्या अपने हल्के के उम्मीदवार को देखकर उनको वोट कास्ट करना चाहिए या उनकी पसंदीदा जो भी सियासी पार्टी है उसको देखते हुए वोट कास्ट करें। तो ये एक बड़ा ही जो है ना वो कश्मकश का माहौल हो जाता है। और बेशतर लोग तो ऐसे हैं जो वोट कास्ट ही नहीं करते। तो वोट की ताकत को समझिए, वोट जरूर कास्ट कीजिए। अगर किसी भी तरह की आपके माइंड में कंफ्यूजन है, किसी भी तरह के क्वेश्चंस है, तो उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। और वोट कास्ट करते हुए किस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए ये जानेंगे हम अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे कि हल्के के उम्मीदवार को देख के वोट कास्ट करें या अपनी पसंदीदा सियासी पार्टी को? सीनत, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो हल्के में उम्मीदवार होता है ना, उसको देख के वोट कास्ट करना चाहिए, क्योंकि उसका पता होता है आपको, उसका बैकग्राउंड, उसका बिजनेस, उसका एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं। सियासी पार्टीज़ का मसला ये है कि आप नहीं जानते जो नवाज शरीफ कैसे हैं या जरदारी कैसे हैं या इसी तरह से कोई भी जो XYZ है वो कैसा है, उसका रवैया कैसा है। लेकिन जो हल्के का उम्मीदवार है वो तो आपके सामने ही होता है। तो और मसले भी उसी ने हल करने हैं। ना तो नवाज शरीफ आके आपके हल्के के मसले करेंगे हाँ सेट, और हाँ, ना ही जरदारी साहब आके। बिल्कुल इसी तरह से। तो ये पार्टी वोट से ज़्यादा जो है वो इस पे फोकस करना चाहिए। पार्टी वोट पे तो आप तब फोकस करें ना अगर उनमें कोई फ़र्क हो। हम्म। देखिए, ऊपर किसी की भी हुकूमत आ जाए तो आम आवाम के लिए उसने बिल्कुल नहीं सोचना। जो उसके हल्के का उम्मीदवार होगा वो थोड़ा बहुत उस पर सोच विचार करेगा, या उसका कोई काम पड़ गया किसी महकमे में तो वो करवा देगा। लेकिन जो उसकी ऊपर वाले लोग हैं ना, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पर पार्टी के हवाले से भी जो पार्टी के पक्के बंदे हैं वो तो अपनी पार्टी को, ये मैंने देखा है कि शहर में ज़्यादा लोग पार्टी को वोट करते हैं, गांव देहात में लोग उम्मीदवार को वोट करते हैं। तो ये है तकसीम शहर और देही इलाकों की आवाम की, कि वोट करते वक्त जो वो देखते हैं। तो देही इलाकों के लोग इसी वजह से जो उनके उम्मीदवार हैं वो उनकी पहुंच में भी रहते हैं, कभी भी वो चले जाएं उनका डेरा चलता होता है। लेकिन शहरों में इस तरह से सूरत हाल नहीं होती। लोग पार्टी को वोट डालते हैं, उसके बाद जो है वो MP MNA उनकी पहुंच में नहीं होते, वो अपने बिजनेस में होते हैं या जो असेंबली में चले जाते हैं, बल्कि वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए ही जो है वो असेंबली में गए होते हैं। तो ये बहरहाल फ़र्क है, लोगों को खुद ही सोचना चाहिए इस पर कि बेहतरी उनमें कैसे आ सकती है। क्योंकि पार्टी को वोट डालने का उनको खास फ़ायदा नहीं होता। उम्मीदवार को वोट डालने के हवाले से ये भी होगा कि इससे अच्छे उम्मीदवार सामने आएंगे। मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, कोई किसी को टिकट नहीं मिलता, किसी छोटी जमात से है, किसी मजहबी जमात से उम्मीदवार है, तो वो सामने आ सकता है। लेकिन जब आप बड़ी पार्टीज़ के मुरीद बन के उनको वोट डालेंगे तो उससे जो है वो अच्छा उम्मीदवार हल्के में सामने नहीं आएगा, बल्कि वो हल्के में किसी भी ठग को, ढाई गिरे को, किसी भी कब्जा माफिया को टिकट दे देंगे। तो वो आप उसको इस वजह से जतवा रहे हैं कि वो आपकी फेवरेट पार्टी से है। ये बड़ी जो है वो, यही हमारी जो है वो नाकामी की एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर पार्टी की जिसको भी टिकट दे देती है पब्लिक, उसको जतवा के वापस भेज देती है कि ये पार्टी का खंबा था, हमने जता दिया। और कल को वो पार्टी के लिए भी नुकसानदेह साबित होता है, फैसला जो है वो हल्के की आवाम के लिए भी होता है। तो ये सारी चीज़ें इससे अवॉइड करना चाहिए। उम्मीदवार के हवाले से जो है वो ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उम्मीदवार जो है वो माजी में भी उनके सामने रहा होता, आगे भी आने वाले वक्त में भी उसने उन्हीं के साथ सर्व करना है। तो उसकी एक इलाके में जो कहते हैं कि मतलब वो बुनियाद होती है, उसी पे उसने चलते रहना है। जो भी उसका ज़हन है उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें चलती और रहती हैं। देहाती इलाकों में हमने ये भी देखा है कि बरादरी सिस्टम और ग्रुप बंदियां बड़ा होती हैं, तो उससे सियासत कितनी ज्यादा मुतासिर होती है और इलेक्शन पे उसका क्या असर पड़ता है?
सिनत पाकिस्तानी सियासत में बरादरी का जो है वो बड़ा रोल है। ये जो पहला इलेक्शन पाकिस्तान का 1945 में हुआ था, हम्म। वहाँ पर भी बरादरी की वजह से जो है वो सारी चीज़ें हुई थी। तो ये अभी करंट सूरत हाल है। शहर में फैसलाबाद के हवाले से अगर हम जुमरा में बात करें तो वहाँ पर जो जट है वो मेजोरिटी में जीतते हैं। जड़ांवाला में वसीर हैं, मतलब या जो इसके अलावा राही हैं वो जीतते रहे हैं माजी में, या खरला शहरी हलकों से वो जीतते रहे हैं। तांदलियावाला से बलूच ही हमेशा जीतते हैं। तो इसी तरह से जो शहरी हल्का है उसमें कोई और बंदा जीत जाता है। समुद्री में जट गुज्जर और राजपूत है, उनका कम्बिनेशन बनता है, वो जीत जाते हैं। तो इसी तरह से डिस्कोट सदर के इलाके में राई और जट हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई जीतता है। आगे राना सनाउल्लाह खान के हल्के में राजपूत राई और जो है वो जट तीन बरादरी हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई जीतेगा। गुलामाबाद में अंसारी मेजोरिटी में, हाजी अकरम अंसारी 6 बार वहाँ से जीत चुके हैं। पिछले इलेक्शन में शेख खुरम शहजाद जीते थे और इस बार फिर हाजी अकरम अंसारी की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। तो ये हमारे यहाँ बहरहाल एक मसला है बरादरी का ना, हम्म। कि यहाँ पे बरादरी पे बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस किया जाता है। उम्मीदवार के अच्छा बुरा होने से ज़्यादा उसका बरादरी का वोट हम्म। होता है। फिर तो वो ब्लेम तो फिर गलत हुआ ना, जो हम बड़ी सियासी पार्टियों को करते हैं कि पॉलिटिकली जो है वो खानदान आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। सियासी खानदान है तो वो आता है तो उसी की एक पीढ़ी है वो खत्म होती तो अगला बंदा आ जाता अगला। तो वो तो फिर निचले दर्जे पे भी यही सारे काम हो रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि बरादरी सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर सिर्फ अपने जो है वो हायर अथॉरिटी को या हायर लीडरशिप को जो टारगेट करना, फिर तो वो तो गलत है। ये आपकी बात ठीक है कि यहाँ पर मरूसियत बड़ी है। वो जो मतलब फ़र्ज़ करें डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, फौजी का बच्चा फौजी बन रहा है, दुकानदार का दुकानदार, ऐसे सियासत में भी ऐसे ही है। वो चलता है कि वही अपने बच्चे को सामने लाता, पूरे हल्के में से मेरिट पे कुछ भी नहीं होता, तो उसमें से भी बरादरी सामने आती है। जो ये मैंने एक हल्की सी मिसाल दी है, इसमें पूरे फैसलाबाद में ये हम्म। बदतरीन जो है वो चीज़ें हैं। यहाँ तो बाहर के इलेक्शन में बरादरी चलती है ना, जिनको हम समझते हैं कि वकील हैं, पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में कोई बीसी लग जाता है ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जब राजपूत राना इकरार बीसी, उसने सारे की पोस्ट जो है वो राजपूतों को दी हुई है और उधर राजपूतों का होल्ड है। जिस यूनिवर्सिटी में अगर कोई राई आ जाता है तो वो सारे नीचे राई उनको पोस्टें अच्छी दे हम्म। देता है ना। हम्म। मतलब ये पढ़े लिखे लोग जिनकी हम मिसाल देते हैं कि वो चले उनके पास डिग्री है, तो वो भी यही सूरत हाल है कि वो भी बरादरी से निकल के नहीं सोच पाते ना, बस बरादरी हो। यहाँ पर बिलाल अशरफ बसरा वकील कभी भी प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं रहा और बार एसोसिएशन से वो सदर भी बन गया था। इसी तरह से कई दीगर ओहदों पे जो है वो सिर्फ इस वजह से बंदे रह लेते हैं कि वो बरादरी होती है। राना सनाउल्लाह खान का एक रिश्तेदार वो एग्री यूनिवर्सिटी से उठा के उसको पासपोर्ट का ऑफिस का हेड बना दिया महज वो बरादरी और रिश्तेदारी की बेस पे। तो ऐसी कई मिसालें हैं जिसमें देखा जा सकता है कि मेरिट से ज़्यादा जो है बरादरी का जो काम है वो ज़्यादा आसानी से किया जाता है। तो ये वाकई हमारा एक बड़ा मसला है कि यहाँ पर बरादरी में फ़िरक़ों में बटे हुए हैं और पहले देखा जाता है कि ये बंदा जो हमारे पिछड़े चक का है या हमारी बरादरी का या हमारे इलाके का, तो उसको प्रेफरेंस दी जाती है। मेरिट कहीं पे जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मेरिट पे कोई बात नहीं की जाती कि यहाँ पर कोई बंदा मेरिट पे आएगा। यूनिवर्सिटीज़ में तो वैसे ही देख लें कि बंदा जो बीसी है वो अपने जिसको चाहे पोस्टिंग दे दे, जिसको चाहे वो हटा दे, इतनी पावर्स दी हुई है। तो यहाँ पर ये हमारे यहाँ थोड़ा इख्तियारात का मसला है कि सिवाय जो कंपटीशन होते हैं, मुकाबलों के इम्तिहान है, उसके अलावा सिविल सर्विस के अलावा कोई भी कहीं पर भी मेरिट नहीं है। सीटें बिकती हैं, रिज़ल्ट बिकते हैं, सब कुछ बिक रहा होता है और वो सारा कुछ सभी के सामने होता है। सिफारिशें जिस तरह से चल रही होती हैं, MP MNAs की या उनकी बरादरी के लोग, ये ज़ाहिर नज़ीर फैमिली के लोग जो है वो ज़िला कौंसिल में मुतअद्दिद बार चेयरमैन रहे हैं, तो उन्होंने अपने हल्के के और राई लोग ही सारे ज़िला कौंसिल में जो है वो लगा दिए थे मुलाजम। शेर अली मेयर रहा है तो उसने अपने इलाके के सारे लोग वो कारपोरेशन में लगा दिए। तो ये मसला बहरहाल हमारे है। हम्म। इसका जो अजाला है वो किया जाना चाहिए, लेकिन करता कोई भी नहीं है। जिसको भी मौका मिलता है, अभी यहाँ पर PTI हुकूमत में आई थी तो उन्होंने अपने बंदे उठा के लगा दिए थे। गवर्नर लगा था, वाइस चांसलर चांसलर गवर्नर था हम्म। जब यहाँ पर राई चौधरी सरवर। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में सीट खाली होती थी वो राई वाइस चांसलर लगा देता था। हम्म। तो वहाँ वो काबिलियत होती थी कि वाइस चांसलर राई होना ज़रूरी है, बस बाकी उसके पास कोई डिग्री हो या ना हो, अगर वो राई है तो वो VC लग जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं लगेगा।
तो ये इस तरह तो हम कभी भी मेरिट पे तो कभी भी कोई काम नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अगर तो हमारी हाई अथॉरिटीज जो हैं वो रिश्तेदारियां और ग्रुप बंदियां और बरादरी सिस्टम को निभाती रहेगी, तो फिर जो मेरिट की हम हमेशा से बात करते हैं, और हमने एक तो मेरिट पे नहीं ये चीजें आ पाएंगी, और दूसरा हमने गुज़िश्ता ईयर ये भी बड़ा देखा है कि गुज़िश्ता साल में कि माइग्रेशन बहुत ज्यादा हुई है। तो आपको लगता है कि क्योंकि हमारे यहाँ वोटर्स की एक बड़ी तादाद हमारी यूथ की है, और यूथ अगर माइग्रेट होकर मुल्क से बाहर चले जाएगी, ऑब्वियसली कोई वोट कास्ट करने तो वापस आएगा नहीं कि हम एक वोट कास्ट करने के लिए एक दिन के लिए जो है वो वापस आए, तो इन तमाम सरकमस्टांसिस का इलेक्शन पर असर अंदाज होंगे। जी बिल्कुल। यहाँ लेकिन यहाँ पर टर्नओवर वैसे ही बड़ा कम रहता है, 50-60 के दरमियान रहता है। यहाँ पर आवाम को वैसे ही यकीन है कि उनके वोटों से फर्क नहीं पड़ता, वो वोट डालने नहीं जाते। ये वो लोग हैं जिनको सियासी पार्टीज पैसे दे दिला के वोट डलवाते हैं लोगों का। क्योंकि ऐसा भी होता है ना, हमारे यहाँ जो लोग फौत भी हो गए उनके हाथ पे भी वोट खुद ही डल जाते हैं, तो वो लोग तो फिर अभी मुल्क से बाहर ही हैं, तो वो कोई नहीं बाहर रहे, उनके वोट कास्ट हो जाएंगे। तो लोगों का इस सिस्टम पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, नौजवानों का बिलीव नहीं है। जैसे मैंने मिसाल दी कि डॉक्टर इकरार जो वाइस चांसलर है यहाँ पर एग्री यूनिवर्सिटी के कायम मकाम, तो ये पिछले कुछ 20-25 बरस से जो है वो यूनिवर्सिटी में चिमटे हुए हैं। आ जाते हैं अदालत से स्टे लेके आ जाते हैं, फिर इनको निकाल देते हैं, फिर वो आ जाते हैं। गम ऐसी कौन सी स्टिक गम है जो इतना चिपक जाती है सीट के साथ कि लोग आते हैं तो हटने का नाम ही नहीं लेते हैं? Exactly, ये मतलब इसी वजह से जो लोग नए इंटर होंगे, जब वो 20-25 साल तक एक ही बंदा चिमटा हुआ देखेंगे जिसकी वाहद काबिलियत ये है कि वो सनाउल्लाह खान का रिश्तेदार है या वो पैसा लगा देता है, तो बस वो फिर क्या इस मुल्क में रहेंगे ना। मतलब यहाँ पे कुछ भी जो मेरिट पे जब पता है कि नहीं होना, हर जगह सिफारिशें होनी है। अगर कंपटीशन का एग्ज़ाम वो यहाँ पर पास करके आ जाते हैं तो फिर आगे पोस्टिंग जो है वो मेरिट पे नहीं मिल रही। जो डीसी है वो 18वें स्केल पे लगे होते हैं, और जो 19वें स्केल वाले हैं वो डीसी की पोस्टिंग पे होते हैं कि उन्हें कभी पोस्टिंग मिलेगी। वही ना कि सारे चक्कर में जितना भी काबिल इंसान होता है उसकी काबिलियत सेक्रीफाइस हो जाती है, क्योंकि उसको उस तरह से अपनी स्किल्स को, अपनी कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिलता। तो मेरिट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको हम हल कर सकते हैं। मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। सियासत में तो बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं, क्योंकि सियासत जब भी होती है, इलेक्शन जब भी करीब आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिनको हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब मसाइल की बात की जाए तो मौजूदा हालात में इकॉनमी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गुजरते हर दिन के साथ हमारी इकॉनमी बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है। स्टेबिलिटी हमें उस तरह से पैसे की दिखाई नहीं दे रही। डॉलर की बढ़ती और कम होती जो कीमत है उसकी वजह से हमारी जो कारोबारी ज़िंदगी है वो भी मुतासिर हो रही है। हर शुबा बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। किस तरह से इसे स्टेबल किया जा रहा है और स्टॉक मार्केट में क्या भाव चल रहे हैं, क्या सूरत हाल है, इसी पर हमें जो है अपडेट करने के लिए स्टूडियोज में ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद है अहमद शेख, इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। हम देख रहे हैं कि जिस तरह की मौजूदा सूरत हाल चल रही है, किसी भी चीज में स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, तो पैसे के भाव का स्टॉक मार्केट की क्या सूरत हाल है? स्टॉक मार्केट बेसिकली कोई इकोनॉमी को जज करने का कोई इंडिकेटर तो नहीं होता ये, लेकिन ये एक परसेप्शन है कि शायद ये इकोनॉमी को शो कर रहा होता है कि किस तरफ डायरेक्शन है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कुछ 3-4 सोर्सेज होते हैं जहां पे बड़े प्लेयर्स, बड़े सरमायादार पैसा लगाते हैं, क्योंकि ये सरमायादाराना निज़ाम है पाकिस्तान में खास तौर पे। तो होता यह है कि जब प्रॉपर्टी में तेजी होती है, ये सारे बड़े सरमायादार प्रॉपर्टी में अपना पैसा पार कर लेते हैं। जब प्रॉपर्टी की तेजी 1-2 साल वो रेट बढ़ा चढ़ा कर फिर वहां से पैसा निकाल लेते हैं, तो उसके बाद उनको नजर आता है कि इंटरेस्ट रेट बड़ा गवर्नमेंट ने बढ़ाया हुआ है, तो क्यों ना हम बैंकों में अपना पैसा सेविंग अकाउंट्स में पार्क कर लें, गवर्नमेंट के टी बिल्स में पार्क कर लें। फिर वो वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि कोई और कौन सा सोर्स है। फिर उनको पता चलता है डॉलर की, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे अक्सर ही क्राइसिस होते हैं, तो क्यों ना हम डॉलर में अपना सारा पैसा पार्क कर लें, ब्लैक मार्केटिंग में करें। तो फिर पता चलता है डॉलर का रेट एकदम से शूट कर गया। कुछ अपनी भी कमी भी होगी इकोनॉमी की, लेकिन कुछ 40-50% ये आर्टिफिशियल भी होता है। जैसे ये ब्लैक मार्केटिंग में 340 तक चले गया था। तो जब ये तीनों सोर्सेज खत्म हो जाते हैं किसी भी वजह से, कोई डंडा आ गया है, कोई और रीजन हो गई है, तो फिर उनके पास एक सोर्स रह जाता है जो सबसे सस्ता होता है, वो होता है स्टॉक मार्केट। बिल्कुल ठीक। तो इस वक्त सिचुएशन यही है कि एक तो ये रीजन है, दूसरा ये है कि बैंकिंग का प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर की प्राइसेस और जो ऑयल गैस सेक्टर है,
क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइसेस पेट्रोल की बढ़ा दी थी जो सब्सिडी ना होने के बराबर थी। तो उसकी वजह से उनको बेनिफिट ज्यादा हुआ इन दो सेक्टर्स को। तो इन दो सेक्टर्स का ही वेटेज ज्यादा स्टॉक मार्केट में, और इन्हीं दो सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया। तो फिर उसका रिजल्ट ये निकला कि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो है लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए का बड़ा ही बेहतर सोर्स उसको भी समझा जाता है। और इलेक्शन के हवाले से हम जैसे अब्दुर्रहमान बात कर रहे थे, तो डिफरेंट हलकों में उम्मीदवार तो हमें दिखाई दे रहे हैं, टिकट की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ से किस पार्टी के उम्मीदवार को जो है वो टिकट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं? देखिए, यहाँ पर जो फैसलाबाद में जुमरा से बात करें तो आज़ाद अली तबस्सुम एनए के लिए बड़े मजबूत हुए हैं, एमएनए के लिए। उनके नीचे एमपी के लिए राना शुएब रईस हैं, अकमल चीमा भी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शाही फैमिली है जो कोशिश में है कि उनको पीटीआई के टिकट मिले, और उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हुए हैं उस हल्के से। जड़ावाला से बात करें तो यहाँ पर तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर में नून लीग के टिकट के लिए मुकाबला है। इन दोनों में से देखना होगा कि कौन जो है वो पार्टी के करीब जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो हालिया इजलास हुआ उसमें भी ये फैसला नहीं हो सका था, तो इनके टिकट का फैसला भी बड़ा अचानक होगा। इनके मुकाबले में राय हैदर अली खरल थे जो पीटीआई से, वो उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए गए हैं। उनके को ऑर्डर इशू थे, काउंट्स के इशू थे। और सियासत की और इकोनॉमी का अगर देखा जाए तो ये कितना पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के? आपको लगता है कि जो इकोनॉमी है उसके सियासत में जिस तरह की गहमा गहमी होती है, इलेक्शन का दौर भी चल रहा है, तो उस पर कोई असरअंदाज होती है? क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं सूरत हाल तो काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही है, तो हमारी इकोनॉमी को कितना इफेक्ट करती है सियासत में होने वाले उतार चढ़ाव? देखिए, बज़ाहिर इसमें अगर ये शेख साहब अभी बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो यहाँ पर पाकिस्तान में अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है वो हाई जा रही है, मुसलसल हाई पे जा रही है। तो जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी पिछले दौर में तो ये मुसलसल लो पे रही है, 40,000 45,000 से ऊपर नहीं गई। तो यहाँ पर इसी तरह से मतलब जो रुपया है अभी कई महीनों से स्टेबल जा रहा है, लेकिन उसका ओवरऑल किसी चीज़ पे कोई महंगाई पे वो फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बाज़ औक़ात हमने देखा था कि रुपया जो है वो डिस्टेबल था, लेकिन जो है वो महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं होती रही थी। तो ये पाकिस्तान में जो माफियाज़ के कंट्रोल में जैसे निशानदेही पहले भी हुई है कि जो लीड्स हैं कंट्रोल जब चीज़ों को करते हैं तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से मैन्युपुलेट चीज़ों को कर जाते हैं। तो इसमें हम ये जो अक्सर कह देते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक ही चीज़ है, तो बाज़ औक़ात ये एक चीज़ नहीं होती। अभी यहाँ पर बज़ाहिर जो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है पिछले 3-4 महीनों से केयर टेकर सेटअप में ज़्यादा चीज़ें बेहतर है। उससे पहले जो हुकूमत थी बाकायदा शहबाज शरीफ की 18 महीनों की, उसमें चीज़ें किसी भी कंट्रोल में नहीं थी, चाहे वो रुपया डेफिसिट होना हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट का नीचे जाना हो, या चाहे इसी तरह से कई चीज़ें थी। महंगाई बहुत ज़्यादा थी, तो अभी महंगाई ज़्यादा कम तो नहीं हुई लेकिन बढ़ नहीं रही, रुक गई है। रुपए की और सियासत की स्टेबिलिटी कितना ज़्यादा एक दूसरे को इफेक्ट करती है, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और सियासत में जब भी उतार चढ़ाव आते हैं तो उसका बड़ा डायरेक्टली असर हमारी जो है वो इकॉनमी पे, हमारी मैशत पे जाता है। इकॉनमी और सियासत कितना पैरेलल चलती है और कौन से ऐसे माफियाज ऐसे हमें जो है वो बंदे दिखाई देते हैं जो हमारी इकॉनमी को बुरी तरह से तबाह कर देते हैं, ये जानेंगे हम अहमद से। अहमद, बताइएगा कि इकॉनमी की अगर जैसे कि आपने स्टॉक मार्केट की बात की और पहले भी हम बात कर रहे थे कि क्या सियासत और जो इकॉनमी है वो पैरेलल चलती है या नहीं, और कौन से ऐसे माफियाज हैं जो हमारी इकॉनमी को बुरी तरह से डैमेज करते हैं? सियासत और इकोनॉमी का हमेशा से ही पैरेलली चलती है, और जिस कंट्री में ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, स्टार्ट पे जो तरक्की याफ्ता नहीं है वहाँ पे ये ज़्यादा कनेक्शन होता है, जो तरक्की याफ्ता है वहाँ पे फिर इदारे मजबूत होते हैं, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी आ रही है कौन सी पार्टी जा रही है। और दूसरा जो है माफिया, पाकिस्तान में हमेशा से माफियाज का ही राज है। डॉलर माफिया हो गया, आपकी शुगर माफिया हो गया, फ्लोर माफिया हो गया, ये बहुत सारे जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, आपकी पेपर माफिया, यही इकोनॉमी चलाते हैं। स्टॉक मार्केट में एक पूरा माफिया है जो पूरा का पूरा सिस्टम हाईजैक कर लेते हैं, अपने हिसाब से पॉलिसीज बनवा लेते हैं और बनानी पड़ती है गवर्नमेंट्स को।
तो बेसिकली तो मैंने तो ऑब्जर्व किया है, जो हमारे पाकिस्तानी नोट पे कायदे आजम मुस्कुरा कर देख रहे होते हैं, वो शायद यही कह रहे होते हैं कि मेरे बच्चों को खाओ, और बच्चे भी ऐसे ना खल्फ हैं, उन्होंने सारा कुछ खा लिया, तो कोई नहीं वो लिहाज रखा उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि अब वो फिर निचले लेवल तक ये सारी चीजें जाती जा रही हैं। अब वो जो एक सुनते थे कि पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है, ये खत्म नहीं होगा, वो अब मुझे लगता है वो जुमला भी अब फीका पड़ना शुरू हो गया। वो इसको देख समझा हुआ था किसी बुजुर्ग की, जितना मर्जी खा लो नहीं खत्म होगी, लेकिन अब कैसे मतलब हालात देखने पड़ रहे हैं। इतनी मेरा ख्याल है कि जब से हमने होश संभाला है, इतने बड़े क्राइसिस और इतनी सिवियर चीजें शायद नहीं देखी। और जैसे कि हमने देखा है कि नए साल का आगाज भी हुआ है 2024 का, तो आप क्या समझते हैं, अभी तो फर्स्ट वीक चल रहा है, तो बाकी पूरे साल में किस तरह के हालात जो है वो स्टॉक मार्केट के होंगे और किस तरह की तब्दीलियां मुतवक्की हैं, और क्या ये तब्दीलियां खुशाइन होंगी या इसमें हमें कुछ उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा? जी बेसिकली जो है ना, हमारी इकोनॉमी 2022 में 6.10% उसका जीडीपी ग्रोथ रेट था। फिर ये पिछले साल जो क्लोजिंग हुई है -2 0.3 0.2 के अराउंड था, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था। अब ये जो 2024 क्लोज हो रहा है, इसमें कह रहे हैं कि 2.5 से 2.8% के करीब जीडीपी होगा, मतलब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है। दूसरी साइड पे एक्सपोर्ट हमारी काफी ड्रॉप हुई थी। 30 जो टोटल है गुड्स प्लस सर्विसेज 39 बिलियन के अराउंड थी 2022 में। फिर जो पिछला साल क्लोज हुआ है 32 बिलियन के अराउंड रह गई। अब ये दोबारा से 34-35 के अराउंड का ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज रही है वो ये रही है कि 2022 में इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस ऑल टाइम हाई थी हर चीज की। पाकिस्तान बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है, तो इंपोर्ट की जो क्वांटिटी थी वो तकरीबन गुड्स एंड सर्विसेज दोनों मिलाएं तो 84 बिलियन के अराउंड बनती थी, जो कि अब ड्रॉप हो गई है 70 बिलियन के अराउंड चल रही है। हो सकता है 73 तक चले जाए ये 2024 में, क्योंकि कुछ दोबारा से वो ऑयल की प्राइसेस अपसाइड पे गई हैं। तो ये कुछ चीजें, रेमिटेंसेज हमारी बहुत पीक पे थी 2022 में, अब उसमें भी कोई तकरीबन 20-25% का ड्रॉप देखने में मिला है। तो ये चीजें हैं, अल्लाह करे बेहतरी वाली हो जाए, लेकिन लगता नहीं है कि अभी फौरी तौर पे इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि स्टेबिलिटी कितनी है, गवर्नमेंट कितने अच्छे वे में आती है, इलेक्शन कितने फेयर होते हैं। अब ये हो कि इलेक्शन फेयर ना हो, एक दो पार्टीज एक्सेप्ट ही ना करें, फिर दोबारा से वही पॉलिटिकल चाउस क्रिएट होगा, आहिस्ता आहिस्ता से मोमेंटम बनता जाएगा। फिर जहां पे एक प्लेयर को लगेगा कि हुकूमत वाले आंखें दिखा रहे हैं, तो हम दोबारा से अपने वो जिसने चाउस क्रिएट करना है उसको इन करते हैं। तो ये चीजें चलती रहेंगी, ऐसे चलता रहा तो फिर तो मुल्क का कोई बेहतरी वाला तो नहीं है। हुकूमत के चेंज होने से हालात में कितनी बेहतरी आएगी? एज इकोनॉमिस्ट अगर आप प्रिडिक्ट करें तो आपको क्या लगता है कि 2024 के इख्तिताम तक हालात कितने साजगार होंगे इकोनॉमी के लिहाज से? हुकूमतों के चेंज होने से मेरा ख्याल है इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हरकतों के चेंज होने से फर्क पड़ता है। तो मसला ये है कि हमारे इदारे नहीं मजबूत होते। इदारे जिन मुल्कों में मजबूत होते हैं वो बेशक हर 2 साल बाद इलेक्शन हो, बेशक हर 1 साल बाद हो, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे इंसाफ का निजाम है। इंसाफ वहां पे ये नहीं है कि जी लाइव स्ट्रीमिंग दिखा दें कि जी ये सारी वो कार्रवाई लाइव चल रही है तो ये इंसाफ है। इंसाफ तो ये पूरी दुनिया को नजर आ अल्लाह करे कि 2024 के इख्तिताम के साथ आप दोबारा आए और कहें कि जो साल है पूरा वो बहुत अच्छा गुजरा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। अब्दुल रहमान आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। प्रोग्राम में वक्त और एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी 10। शहर फैसलाबाद सनती लिहाज से अहम मरकज है और यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री चलती है। लोगों का एक बड़ी तादाद में जो रोजगार है वो फैसलाबाद की धरती से जुड़ा हुआ है। इंडस्ट्री हमारी जितनी अच्छे से ग्रो करती है उतनी हमारी इकॉनमी भी बेहतर होती है, उतनी ही हमारा जो माशरा है वो खुशहाल भी होगा। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में हमने देखा है कि कारोबार काफी ज्यादा मुतासर हुआ है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और भी दीगर वजूहात हैं जिनकी बिना पर जो है वो बहुत ज्यादा हमने बेरोजगारी का सामना किया, महंगाई का सामना किया। कारोबारी जिंदगी किस तरह की चल रही है, कारोबार के क्या हालात हैं और तमाम सूरत हाल पर अपडेट करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है राना सिकंदर आजम, साबिक सदर FCCI, उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 104 जमात इस्लामी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप?
बहुत ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह की। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। सर, जिंदगी कैसी चल रही है? सर्दियां चल रही हैं और जो है वो हम इर्द गिर्द देखते हैं कि बहुत सारी चीजों में बदलाव आ रहा है, तो आपकी जिंदगी कितनी चेंज हुई 2024 के स्टार्ट होने से? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले मैं आपको, आपके इदारे को और आपके तवज्जुह से तमाम ऑडियंस को मुबारकबाद देता हूँ नए साल की, और इस उम्मीद के साथ अल्लाह ताला से दुआ गो भी हूँ कि ये साल हम पाकिस्तानियों के लिए बिलखुसूस बेहतरी का साल आए। और गम की ये भी एक चीज़ है कि हमारे फ़लस्तीनी जो भाई हैं मुश्किल में हैं, उनके लिए भी दुआ गो कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और उनको वो जो इसराइली मजालम है उनसे उनकी जान छूट जाए। तो कश्मीर के मुसलमान हैं, जहाँ जहाँ भी मुसलमान जो हैं वो इस परेशानी में मुब्तला है, जुल्म जबर की फिजा में रह रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें आज़ादियाँ नसीब फरमाए। तो देखें, एक तो मौसम बड़ा, मैं समझता हूँ कि विंटर जो है बड़ा खूबसूरत चल रहा है, और इसमें अब मौसम के लिहाज से आप लिबास भी बड़ा अच्छा पहनते हो, अब कोट ये वो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ऑप्शंस आ जाते हैं। तो गर्मियों के मौसम में बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये भी है कि सर्दियों में आप माशाल्लाह खुश लिबास नजर आते हो, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो बाकी पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि काफ़ी इस वक्त जो बात आपने की, हालात जो हैं कारोबारी, वो तो काफ़ी मुश्किल में है सारे लोग ही, और उसमें नो डाउट कि इंटरनेशनली जो रिसेशन पीरियड है वो भी है। हमें कुछ चीज़ों, हम सिर्फ मैं नहीं समझता कि ये कोई सच्चाई होती है कि आप सिर्फ अगर आपकी जो रूलिंग पार्टी है उससे आप हटके हो तो आप उसको सिर्फ बुराइयां गुनवाएं। नहीं, उसमें बहुत सारे अवामल हैं जिसमें गवर्नमेंट भी मजबूर होती हैं, लेकिन पॉलिसीज जो है इन्होंने ही अल्टीमेटली बेहतर करनी होती हैं। अब देखें, हमारा जो असल में बिजनेस है, और ख़ास करके जो फैसलाबाद है, ये चूंकि टेक्सटाइल हब है और इसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, यहाँ का अगर पावर लूम का पहिया चलता है, अगर टेक्सटाइल से वाबस्ता प्रोसेसिंग है, साइजिंग है, निटिंग यूनिट है और हौजरी एसोसिएशन, हौजरी के रिलेटेड जो कारोबार है, ये अगर चल पड़े तो फौरी तौर पे फैसलाबाद की मईशत ही पहिया नहीं घूमता, बल्कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जब बूस्टअप होती है तो पाकिस्तान में एक नज़र आता है कि जी हम रोशनी की तरफ चल पड़े हैं और हमारी बेहतरी आ जाएगी। अब ये जो हमारी इंडस्ट्री है, ख़ास करके चूँकि हमारा 90% डिपेंडेंट है हम टेक्सटाइल पे फैसलाबाद में, तो फैसलाबाद अब ये प्रॉब्लम क्यों है? इसको दो तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। नंबर 1, एनर्जी क्राइसिस। एक तो लोड शेडिंग है, ऊपर से आपके पास गैस की जो शॉर्टेज है उसने, दूसरा बड़ा अलमिया जो है कि इनकी उन्होंने कीमतें जो हैं इस तरह बढ़ा दी हैं कि जो हम इंटरनेशनली मीट ही नहीं कर सकते अपने कारोबार को। वो मैं मिसाल इस तरह दूंगा कि अगर ये जो कोट मैंने पहना हुआ है, ये अगर पाकिस्तान में इसकी कास्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर को अगर वो 1000 रुपया में ये कास्ट कर रहा है, तो यही कोट जो है वो बांग्लादेश में वो 700 रुपये का है। उनको एक्सपोर्ट करने के लिए वो इंडिया में 600 रुपये में है, चाइना में 500 में है। तो ये हमारे 3 जो कंपटीटर हैं इस रीजन में, उनके पास एनर्जी जो है वो चीपर है। अब चाइना में चीपर है, बांग्लादेश में उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को सिक्योर किया हुआ है, इंडिया में इसी तरह। अब हम इतनी हाई प्राइसेस पे जो हमें बिजली और गैस मिल रही है, एक तो ना मिलना एक और चीज है, और जो मिल रही है वो इतनी महंगी है कि उसमें सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और उसमें आप जो कंपटीशन है इंटरनेशनल, वो आप नहीं कर सकते। आपका जो बायर है उससे किसी से कोई मोहब्बत नहीं है। जो खरीदार होता है ना जी, वो सिर्फ ये देखता है कि नंबर 1 क्वालिटी हो, नंबर 2 उसके रेट्स क्या है। उसने 2 चीजों पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, उसे किसी से कोई मोहब्बत नहीं होती।
और कारोबार में मोहब्बत वाला लफ्ज भी कोई नहीं है कि कोई मुल्क किसी को बहुत करीब जानता है जी तो मैं इससे ही अपना ट्रेड करूंगा। नेवर, ऐसी चीज नहीं है। असल में मसला यही है कि वो देखते हैं कि मुझे कास्ट कितने की पड़ती है और मैंने इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन मेरे पास है। तो अब वो जब ये सारी चीजें आती हैं तो हमें सोचना चाहिए। और ये अच्छा, प्रॉब्लम कहां पे है? पॉलिसी मेकर जो है वो बाबू लोग हैं, वो ऑफिस में बैठ के पॉलिसियां बनाते हैं, वो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेते। अब टेक्सटाइल का मिनिस्टर टेक्सटाइल से ही अगर होगा तो वो बेहतर जानता है कि इसकी प्रॉब्लम्स कहां पे हैं, इसको हमने सेटल डाउन कहां पे करना है, हमने इनको कहां बैठ के कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम बेहतर करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। एक चीज ये है। दूसरा, ये भी हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हम 2-3 आइटम्स के अलावा अपनी एक्सपोर्ट को इस तरह नहीं कर सके कि हम हाईटेक की तरफ चले जाएं। हम कोई ऐसी चीजें, अच्छा फिर हम अगर वो चीजें हम खुद बनाने, मसलन मोबाइल है वो भी हमने अभी शुरू किया है, वो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास, हम बाहर से मशीनरी इंपोर्ट करते हैं। हम यहाँ पे हमारे पास यानी एक स्टील मिल थी, हमने उसको ख़त्म कर दिया। हमारे पास वह इंडस्ट्रीज है जो मैं समझता हूँ कि आर्मी का एक बहुत बड़ा टेक्सला और ये दोनों चीज़ें जो हैं बड़ी हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है बकायदा हमारे पास। वहाँ पे हमने कोई ऐसी इनोवेशन नहीं की कि वो मशीनरी जिस पे हमारा भारी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे खर्च हो जाते हैं, हम बाहर से जर्मनी से मुख्तलिफ ममालिक से मशीनरी इंपोर्ट करते हैं और हमारा जो मेन मैं समझता हूँ कि हमारे पास सरमाया वो बाहर चला जाता है। हम क्यों नहीं अपने पाकिस्तान में बनाते? हमारे बाद चाइना आजाद हुआ, अब वो देखे पूरी दुनिया को वो सप्लाई दे रहा है, हर चीज की दे रहा है। हम क्यों नहीं बना? हम यूज चीजें लेके आते हैं। मसला आप अपने बच्चों के लिए लैपटॉप है, आप दुनिया में जो मतरूक चीज हो जाती है वो फेंक देते हैं, वो हम उठा के लाते हैं और फिर अपने बच्चों को देते हैं, ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं। हमने कभी हमने सोचा ही नहीं है कि हम इसकी जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो तब तक हम सर्वाइवल हमारा बहुत मुश्किल है, दुनिया में हम तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले तो हमें अपने एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक एनर्जी क्राइसिस रहेंगे, एक तो एनर्जी क्राइसिस है, फिर ओवर बिलिंग का इतना बड़ा इशू आता है कि इंडस्ट्री को पहले तो बिजली मिलती नहीं है। जब इंडस्ट्री बंद रहती है तो मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से जो है वो खुशाइन तरीके से होगी? बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। मैंने तो खुद भी यही आपको पहले बताया कि एनर्जी क्राइसिस, और आपने जो एड ऑन किया इसमें ये ओवर बिलिंग वाला। अब यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम देख सकें सबसे पहले तो हमारी जरूरत कितनी है जी, बिजली की कंजम्पशन हमने करनी कितनी है। मसलन अगर हमें चाहिए कि हमारे पास 20,000 मेगावाट की हमें कंज्यूम करनी है तो हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है कि हमने कितने बिजली घर बना लिए हैं कि जो हमें बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखें कि कौन से ऐसे जरिए हैं। सबसे पहले सबसे चीपर है पन बिजली जो पानी से बनती है। हमने दहाइयां जाया कर दी अपनी, अपना पानी भी जाया किया और हमने अपने मुल्क को मुश्किल की तरफ भी ले गए। हम गैस, हम डीजल, फर्नेस ऑयल, इससे हमने ये यूनिट बनाए और उसकी वजह से फिर हमारी हुकूमतों ने जो भी हुकूमत हो, फैसले तो इन्होंने किए, एग्रीमेंट तो इन्होंने किए। ये जो आईपीपीज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ इन्होंने जो एग्रीमेंट किए वो पाकिस्तान के साथ मैं समझता हूं कि इतना बड़ा धोखा समझ लें, आप बदयांती समझ लें, आप जुल्म समझ लें कि आपने उनसे एग्रीमेंट किया है कि आपका 300 मेगावाट का अपना पावर स्टेशन है तो हम आपसे अगर बिजली प्रोड्यूस करवाते हैं 20%, 30%, लेकिन आपको इंस्टॉल कैपेसिटी, पूरी कैपेसिटी के हम चार्जेस देंगे। और उससे बढ़ के जुल्म उन्होंने ये किया, ये मिली भुगत से हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ। ये अब देखें ना, जरूरत हमारी थी 20,000 मेगावाट की, हमने 40,000 मेगावाट के आईपीपीज के साथ एग्रीमेंट किए।
ये समझने वाली बात है कि क्यों हम इसकी तरफ गए। अब जो उनको हमने अदायगी करनी है वो हमने डॉलर्स में करनी है। तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी कंपनीज हैं, उन्होंने क्या किया कि एक बंदा बाहर से इसमें शामिल किया, यानी कोई ABCD डायमंड नाम का कोई बंदा डेविड नाम का रख लिया और उसको उन्होंने सामने रख के उसके साथ एग्रीमेंट करवाया, बैक पे उसपे पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी कंपनी, पाकिस्तानी सरमाया, और ये इन्होंने करके अपना एग्रीमेंट कर लिए। अब आप देखेंगे, अब जब डॉलर्स का रेट आप देखेंगे किस तरह ऊपर गया, अब वो जो अदायगियां करनी है हमने, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स है। एक बात, अच्छा हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, डाटा नहीं है कि आपको पता चले कि आपने बिजली इस महीने आपने 20,000 मेगावाट कंज्यूम की, आपने जो बिजली खरीदी या बनाई वो कितने मेगावाट है, आपने बिलिंग कितनी की। अब एक खबर है, अब उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो मुझे तो नहीं, मैं उस पर ऐसे बात नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि अगर आपने 20,000 मेगावाट बनाई, आपने उसको 20,000 मेगावाट आपने यूज की, बिलिंग जो है वो 60,000 मेगावाट की हुई है, ये ओवर बिलिंग है। और उससे आप मुझे बताएं कि डोमेस्टिक अगर और जो कमर्शियल है हमारे पास, वो किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं। एक और चीज है, महंगी किस तरह करते हैं, मुख्तलिफ टूल्स यूज करते हैं। हर जो मीटर रीडिंग होती है उसकी एक फिक्स डेट है कि जी आपकी 30 डेज के बाद आपकी हमने मीटर रीडिंग करनी है। मसलन हमारा जो एरिया जहाँ पे ये ऑफिस है, यहाँ हर महीने की 27 तारीख को रीडिंग होती है, लेकिन वो मीटर रीडर क्या करेगा, वो अगर 6-7 दिन के बाद इसकी रीडिंग करेगा, तो आप देख लें कि 7 दिन आपने जो बिजली यूज की है, अच्छा वो रीडिंग करेगा आपकी 3 या 4 तारीख को, 6-7 दिन बढ़ा के, लेकिन वो नोट ये करेगा कि ये 27 तारीख को ही मैंने रीडिंग किया। अब आपके जो यूनिट बढ़ गए हैं, इन्होंने फिर स्लैब रेट बनाए हुए हैं कि 100 यूनिट यूज करोगे ये रेट होगा, 200 करोगे ये होगा, अगर आपने 1000 यूनिट यूज किया तो ये होगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे नहीं इस फलसफे की समझ आई। आपने बिजली को ओवरऑल किया जी कि ये टोटल जो मेरी कास्ट है ये बनती है, और उसके बाद भले मैं 100 यूनिट यूज करूं या मैं 20 यूनिट यूज करूं या 2000 करूं, मुझे मिलनी तो चाहिए कि उसी रेट पे एक ही रेट हो, एक ही स्लैब हो। तो ये भी इनका, अब ये कोई सवाल करने वाला नहीं है। पिछले महीने जो हमें बिलिंग हुई है उसमें ये कास्ट की बात कर रहा हूं कि किस तरह कास्ट बढ़ती है और किस तरह महंगाई होती है और किस तरह हमारी इंडस्ट्री जो है वो पिसती है इन चीजों की वजह से। और इंडस्ट्री 2023 में हमने देखा कि बहुत बुरी तरह पिसी भी है। 2024 में इन तमाम हालात को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि जब भी इंडस्ट्री बहरान का शिकार होती है तो आम शहरी उससे बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और जहां पे हम देखते हैं कि शहरों के हालात को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा पहलुओं पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। वहां पे एक बहुत बड़ा हमारी इकॉनमी में, हमारे मुल्क को खुशहाल करने के लिए कारोबार का बहुत बड़ा हाथ होता है। कारोबार अगर स्टेबल है, कारोबार अगर आसान अंदाज से चलते हैं, खुशहाली से चलते हैं, तो ही हमारे शहर जो है, हमारे शहरी खुशहाल होते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, जो भी आप चीज़ प्रोडक्ट कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें ऑब्वियसली क्या इक्विपमेंट चलेंगे, हमारी मशीनरी चलेगी। मशीनरी को चलाने के लिए जो है वो एनर्जी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पिछले कई सालों से जो है वो एनर्जी क्राइसिस में बुरी तरह से फंस चुका है। हालांकि हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज्यादा अल्लाह ताला का फजल है, करम है कि पाकिस्तान बहुत रिच कंट्री है, उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं। उन रिसोर्सेज को बरोकार ला के हम क्यों नहीं एनर्जी को पैदा कर पाए अब तक, और इसके पीछे की क्या वजह है, ये हम जानेंगे राना साहब से। राना साहब बताइएगा कि जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो कुदरती ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो एनर्जी क्राइसिस से दो चार है, तो इसके पीछे की क्या वजूहात हो सकती हैं?
इसके पीछे मैं समझता हूँ कि एक विल पावर होती है, एक बंदे की खुद सोच होती है। ये सारे लोग ही मैं समझता हूँ इसके जिम्मेदारान हैं। अब 76 सालों में हम क्यों नहीं ये कर सके? पाकिस्तान के पास शुमाली इलाका जात, कश्मीर, वहाँ पे इतनी साइट्स हैं कि आप 1 लाख मेगावाट जो है वो आप थर्मल से बना सकते हैं। अब आप आ जाएं कि आपके पास जीवानी और ये सिंध का जो एरिया है वहाँ पे आप विंड पावर से बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो थार का कोयला है 500 साल के लिए हमारे पास वो ज़खायर जो हैं वो कारआमद हैं और आप उससे बिजली बना सकते हैं। 2-3 उन्होंने यूनिट अभी एंग्रो वगैरह ने बनाए भी हैं जी। तो हम क्यों नहीं इससे ज़्यादा यूटिलाइज कर सके? अच्छा, गैसिफिकेशन करके डॉक्टर समर मुबारकमंद ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था इनिशियल स्टेज पे अपना आजमाइशी बुनियादों पे 100 मेगावाट का। तो उसकी उस वक्त की गवर्नमेंट जो है, मैं अब नाम नहीं लूंगा चूंकि ये हो जाता है जी कि शायद आप पॉलिटिकली किसी को कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये टीवी पे बयान रिकॉर्ड करवाया कि जी मैं इसमें कामयाब हो जाना था लेकिन मुझे फंड्स नहीं दिए गए। अब देखें, इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो लेना चाहिए कि इतना बड़ा पाकिस्तान का, डॉक्टर कदीर साहब के बाद उनका सेकंड नाम आता है डॉक्टर समर मुबारकमंद का। वो साइंटिस्ट अगर ये बात कर रहे हैं कि जी मैं उस प्रोजेक्ट पे 100% मुझे उस पर कामयाबी मिल जानी थी और हम फिर इस एनर्जी क्राइसिस से निकल जाना था, तो क्यों नहीं इसकी इंक्वायरी कराते? अगर दोनों में से कोई एक बंदा तो जिम्मेदार है ना जी, तो उसकी इंक्वायरी करवा लें। तो ये जानबूझ के मैं समझता हूं कि हमें इस तरफ लगाया गया है कि जी हमने फर्नेस से बिजली बनानी है, हमने इंपोर्टेड ऑयल से बनानी है। अभी 3-4 जो हमारे बिजली घर बनाए गए हैं लास्ट, जिसके बारे में बहुत कहा जाता है जी कि उनकी वजह से साइवल वाला प्रोजेक्ट लगा लें, ये जंग के करीब एक प्रोजेक्ट लगा, इसी तरह 2 प्रोजेक्ट ऑन है, तो वो इंपोर्टेड कोल पे हैं। अब मुझे बताएं कि उनके लिए इंपोर्टेड कोल ही नहीं है हमारे पास, तो वो ज़ाया हुए पैसे। ये इस तरह के प्रोजेक्ट जो लगाए जाते हैं उनको सोच समझ के लगाया जाए कि हमने कर क्या रहे हैं। हमने अपना पैसा ज़ाया किया और चाइना की जो हमारे पास सी पैक के हवाले से उनकी इन्वेस्टमेंट थी उसको हमने किस तरह ज़ाया किया। तो ये बजाय इसके कि अब बादशाह डैम बन रहा है, अब मेहमद डैम बन रहा है, 2-4 डैम जो शुरू हुए हैं, अल्लाह करे कि वो कामयाबी से बन जाएं। तो अब देखें, अब हमारे अंदर हम कहते हैं जी कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। कालाबाग डैम वो पाकिस्तान का डैम है, वो किसी एक सूबे का डैम नहीं है। तो हमारे 2 सूबों ने उसके खिलाफ जिस तरह आवाज़ उठाई, हम बाकी मसाइल पे जिस तरह मैं बात कर रही हूँ, ये ज़रूरी समझता हूँ कि अभी इक़्तिदार के लिए 14 जमातें इकट्ठी हो गई, तो इस बात के लिए पाकिस्तान के लिए, जिस पाकिस्तान की ज़िंदगी का सवाल है ये, यहाँ पे 14 जमातें इकट्ठी क्यों नहीं होती? अपनी अपनी बारी लेने के लिए, अपनी मिनिस्ट्री लेने के लिए हम इकट्ठे हो जाते हैं, हम पाकिस्तान के लिए इकट्ठे क्यों नहीं होते? ये हमारा मसला। हम वहाँ क्यों नहीं? अच्छा, कुर्बानी भी देना पड़ती है, क्यों नहीं देना पड़ती? अगर मैं, पाकिस्तान इस वक्त बीमार है, पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस है, बहुत सारे, हम कर्जों की दलदल में फंसे हुए हैं, किस तरह निकलेंगे? मैं इसकी मिसाल दूंगा, अगर एक बंदा बीमार हो जाए, उसकी आप नहीं देखते कि अगर किसी को गैंग्रीन हो जाए तो उसकी वो पाँव टांग काट नहीं दी जाती, इसलिए कि उसकी बकिया जिंदगी बच जाए। तो कुर्बानियां, मंगला डैम वाले अगर ये सोचते कि हमने तो डैम नहीं बनने देना, मीरपुर पूरा उनका चला गया, उन लोगों की कुर्बानी है जिसकी वजह से हमारे पास मंगला डैम है। जब भी कोई चीज आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तकालीफ उठानी पड़ती है, लेकिन होना ये चाहिए कि मंगला डैम के लोगों को आज तक उनके जो मैं समझता हूँ कि बकाया जाता वो नहीं मिले, उनकी ज़मीनों के हकूक नहीं मिले, उनकी प्रॉपर्टी जो गई उसके पैसे नहीं उनको मिले, ये एक अलग मसला है। लेकिन हमें पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी कि ये ना सोचें कि जी किसी एक सूबे को फायदा होगा, नहीं, इस प्रोजेक्ट का
पूरे 6-7 हजार मेगावाट का वो प्रोजेक्ट है। अच्छा, वो पानी हम जो वो पानी इंडिया ने इन्हीं हमारे दरियाओं के ऊपर यानी बीसियों नहीं सैकड़ों डैम बना लिए हैं और उन्होंने पानी हमारा रोक लिया, इसलिए कि जो हमारी उनके साथ एग्रीमेंट है सिंध ताश मुआहदे का, उसमें ये दर्ज था कि हम अपने फलां सन तक अपने डैम बनाएंगे, इस पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर हमने ना बनाए तो फिर इंडिया इस पे आज़ाद होगा कि वो बना ले, और हमने गफलत की और हमने नहीं बनाए और इंडिया ने बना लिए। आज उसी पानी को इंडिया दो तरह से यूज कर रहा है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने इससे बिजली बनानी है, आपने इसे इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल करना है। आपका वाटर कैनाल का सिस्टम सारा आपका खराब हो गया, आपके पास पानी नहीं है, आपके दरिया सूख रहे हैं, आपके पास आबादी बढ़ रही है, उस लिहाज से आपको कल्टीवेशन की भी उतनी जरूरत है, काश्तकारी की भी उतनी जरूरत है, आपको आपने फूड सिक्योरिटी की भी जरूरत है। इससे रिलेटेड आप देखें ना जी, ये जो एनर्जी है इससे रिलेटेड आपका पूरा सिस्टम है, पूरा पाकिस्तान है। तो हम क्यों नहीं कंसेंसस पे आते, आपस में मिल बैठते और पाकिस्तान की जो जरूरियात हैं किसने पूरी करनी है? हम क्यों बलोची हैं, हम सिंधी हैं, हम पंजाबी हैं, हम फलां हैं, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। हम जब पाकिस्तानी बन के सोचेंगे तो ये प्रोजेक्ट किसी एक का नहीं होगा। जिस तरह घर में अगर 5 भाई हैं तो घर तो सबका अपना है ना, घर तो हमारा अपना है ना, तो इस घर के लिए हमें चलना पड़ेगा। और उससे मुस्तदाद ये है सबसे बड़ी बात कि जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं उन्हें सोचना चाहिए कि हमने किस तरह इस पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। तो एक वो लोग जो विजनरी हों, जिनकी सोच अच्छी हो, वो लोग अगर पार्लियामेंट में चले जाएं, वो वहां के जाके पॉलिसियों को देखें और देखें। अब ये ज़िम्नन एक बात कर रहा हूं कि आपने बजट सेशन तो देखा होगा जी। उस वक्त बजट की स्पीच हो रही होती है, हाँ जो फिनेंस मिनिस्टर कर रहा था, तो आपने देखा एक बड़ा सा पुलंदा हर मेंबर के आगे ला के उस वक्त रखा जा रहा होता है कि ये बजट है जी। अच्छा, उसके बाद उस दिन आपका हाउस भी फुल होगा, प्राइम मिनिस्टर भी बैठा होगा, उसकी स्पीच हो जाएगी। उसके बाद आप जब बजट सेशन की स्पीचेस होती हैं तो उनमें आप मेंबरान की तकारीर सुने तो किसी ने वो पढ़ा नहीं होता, और 10, 15, 20 लोग बैठे होते हैं और ये है हमारी हालत। हालांकि वो निश्चित से पहले होनी चाहिए, जब सब कुछ उन्हें पहले प्रोवाइड करें, वो पढ़े 10 दिन उस पे, ताकि उसमें बेहतरी की गुंजाइश तो पहले बजट बनाने से पहले इन लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए। और ये सारी हम चैम्बर्स हैं, फेडरेशन है, सबको अगर ऑन बोर्ड लिया जाए और उस पर अमल किया जाए। ये सबसे कहते हैं जी कि आप हमें बजट सजेशन दे दें, लेकिन अमल किसी पे नहीं होता। अब बजट तजावीज लेने का मकसद तो ये होता है कि आप उस पर अमल भी करें। चैम्बर हैं, ये ताजरों के फोरम्स हैं, फेडरेशन चैम्बर है, वो ताजरों की फोरम है। इन लोगों को, अच्छा उससे भी आगे आप आ जाए, ये बड़े बड़े जिन लोगों ने अंपायर्स खड़ी की हैं। सर, मैं आपकी बात को यहीं से आगे बढ़ाऊंगी कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है स्टेक होल्डर्स का और हमारे जितने भी बैठे हुए इक़्तिदार में लोग हैं उनका एक साथ बैठ के पॉलिसीज़ बनाना और उन पर अमल करना। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और कारोबारी हालात जो है वो कुछ साजगार नहीं है। बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि हमारा कारोबारी तबका बुरी तरह से जो है वो परेशान है। बड़े इंडस्ट्रियल्स के लिए बहुत बड़ा धचका रहा है। कुछ गुज़िश्ता सालों में कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, इस तरह के क्राइसिस से हमें दो चार होना पड़ा है कि जिसकी वजह से इंडस्ट्री का पहिया जो है वो कहीं रुक कर रह गया है। छोटे ताजर के हवाले से अगर बात करें तो जाहिर बात है कि उसका कारोबार बड़ा लिमिटेड सा होता है, बहुत कम सरमाए के साथ वो कारोबार को स्टार्ट करता है, तो उसके लिए हालात कितने ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, कितने ज़्यादा साजगार उनको करने की ज़रूरत है। और 2024 में उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि उम्मीद का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ा जाना चाहिए, और इन सब हालात को बेहतर बनाने के लिए पॉलिसीज़ का होना और बेहतर और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास पॉलिसीज़ होंगी तो आपको पता होगा कि आपने अपने कारोबार को किस तरह से चलाना है, पॉलिसीज़ कितनी अहम है और पॉलिसीज़ को बनाने के लिए कौन से तरीक़ाकार है जिसे बरोएकार लाना चाहिए। इसी हवाले से मज़ीद
मजीद बात करेंगे। सर, जैसे आपने पहले भी पॉलिसीज़ के हवाले से बात कर रहे थे कि स्टेक होल्डर्स को जो है ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है, तो अगर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, पॉलिसीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म हो, तो हालात कितने बेहतर हो सकते हैं? देखें, ये जो मैं बात कर रहा था उसका तसलसल ये है कि फैसलाबाद को आप ले लें, पाकिस्तान को छोड़ दें जी। फैसलाबाद में बहुत बड़ी हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत सारे लोगों की। उसमें दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग हैं जो जीरो से उठे और हीरो बने और उन्होंने अपनी बिजनेस अंपायर्स खड़ी की, वो लोग कामयाब हैं। क्यों नहीं हम उन लोगों को साथ बैठाते कि अगर एक बंदा जो है वो अपनी एक छोटी सी दुकान से उठ के तो वो 2-4 उसने बड़ी मिल्स लगाई हैं, फैक्ट्रीज लगाई हैं और कामयाब बिजनेसमैन है, तो उससे पूछना चाहिए कि हमें किस तरह काम करना चाहिए। स्टेक होल्डर कौन है? ये लोग स्टेक होल्डर। ऑन बोर्ड किसको लेना चाहिए? जो पॉलिसी बनाते हैं। वो एक है पॉलिसी मेकर्स। पॉलिसी मेकर्स में इनका 80% रोल होना चाहिए। एक है पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाले, वो आपकी है ब्यूरोक्रेसी, वो आपकी है गवर्नमेंट। जी। तो पहले पॉलिसी बनाई उनसे जाए। जैसे आज से 3 साल पहले 4 साल पहले टेक्सटाइल पॉलिसी फैसलाबाद से ही दी गई थी और फैसलाबाद चैम्बर के ही मेरे 3-4 दोस्त, जिनमें जफर इकबाल सरवर, जिनमें रिजवान अशरफ और जिनमें राना एहतशाम जुवेद और उनकी पूरी टीम थी, मुजम्मल सुल्तान, इन सारे लोगों ने मिलके एक जॉइंटली वर्किंग करके तो एक बहुत खूबसूरत टेक्सटाइल पॉलिसी दी और जिसपे उसकी उस वक्त की गवर्नमेंट ने काम किया और उसके बेहतर नताइज आए। ये है स्टेक होल्डर। पॉलिसी लेनी उनसे चाहिए जो उस बिजनेस से रिलेटेड हो। जो लोग वो कारोबार ही नहीं करते, जिनको टेक्सटाइल का पता ही नहीं है, आप उन लोगों को बैठा दें तो वो कैसे चलेगा? तो वो टेक्सटाइल पॉलिसी है। इसी तरह हर कारोबार की जो उससे रिलेटेड है, मसलन आप लगा लें कि आप खेलों का सामान बनाना चाहते हैं, उसकी पॉलिसी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास बेहतरीन फोरम है सियालकोट। वहाँ से जो भी लोग हैं, अगर आप कैटलरी की बनाना चाहते हैं और आप वजीराबाद के लोगों को साथ लें। इसी तरह हर शहर की एक अपनी शनाख्त है कि उससे आप उन लोगों को साथ बैठाएं कि आओ जी हमने ये पॉलिसी बनानी है और इसके लिए उन लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। मसलन पाकिस्तान में दुनिया में बेहतरीन जो हैंड मेकर फर्नीचर है वो चनियोट में है और बहुत दुनिया के बेहतरीन कारीगर वहाँ पे हैं। अब आप उस अगर फर्नीचर को हम सही तरीके से एक्सपोर्ट कर लें तो हम एक हैवी जो रेवेन्यू वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी हमारे पास मुख्तलिफ शहरों की मुख्तलिफ शनाख्त है। आप टेक्सटाइल यहाँ लगा लें और कमालिया का खद्दर लगा लें, पूरी दुनिया में उस जैसा खद्दर नहीं बनता। तो हम क्यों नहीं उसको करते? इसी तरह गुजरांवाले के पास ये दरियां बनती हैं। अब मैं मुख्तलिफ चीजें बता रहा हूँ। गुजरात में आप देखेंगे मिट्टी के जो बर्तन है वो बनते हैं। हमारी मुख्तलिफ आइडेंटिटी है मुख्तलिफ सिटीज की कि वहां पे क्या क्या बनता है। उन लोगों को साथ में शामिल करें और इन चीजों की हम एक्सपोर्ट करेंगे। और इससे बढ़ के एक बात और मैं कहनी चाहूंगा, आप अपने इन जितने बड़े सनतकार हैं इनको बिठाएं, ये जो कारोबार कर रहे हैं इनको करने दें। इससे हटके हम अपनी इंपोर्ट लिस्ट को देखें। हम कौन कौन सी ऐसी चीजें जो इंपोर्ट करते हैं, इस साल हम 2024 में बना लें कि हमने इसमें 25 चीजों को शॉर्ट लिस्ट कर लें कि ये जो 25 आइटम्स हम इंपोर्ट करते हैं हमने ये मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में करनी है। आप 25 लोगों को बिठा लें, उन्हें कहें जी एक एक आप बना लें या हम मिल के कर लें। हमें बताएं, गवर्नमेंट कहे कि हम आपको कहां फैसिलिटेट कर सकते हैं। वन विंडो ऑपरेशन इनके लिए बनाना चाहिए। अब हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर जो आते हैं तो सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उनका प्रोटोकॉल, उनकी सब चीजें होती हैं जी फॉरेन इन्वेस्टर को हम वन विंडो ऑपरेशन देंगे, हम इन्हें हाथों पे उठा लेंगे। और भाई आपके पास घर में सरमाएदार हैं, आपके पास आपके अपने सनतकार हैं, आप इनको प्रोटोकॉल दें।
आप इनको वन विंडो ऑपरेशन लेके आए कि आपको कोई एनओसी नहीं। आप देखें किस चीज के एनओसी मांग रहे हैं ये, किस चीज पे इजाजत की जरूरत है। उन्हें कहें आप यार फैक्ट्री लगाएं। 25 साल पहले हमारे पास ये फेडमक जो बनी है 4000 एकड़ पे, और उसके साथ अब अल्लामा इकबाल भी आ गया है। 8000 एकड़ पे हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट बनी है, स्टेट ऑफ द आर्ट है। वहां आपके पास ना बिजली है, ना गैस है, ना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। 25 साल में आप वो नहीं दे सके। आप दे ना जी इन लोगों को। आप अभी मैंने खबर एक पढ़ी है जी कि 1500 एकड़ हम चाइना को दे रहे हैं स्टील मिल की जो जमीन है कराची में। आप अपने सनतकार को क्यों नहीं देते? आप इसको कहें कि ये चीजें जो हम हैवी फॉरेन रिजर्व जो है खर्च करते हैं इंपोर्ट पे, हमने देखें जीनत, सबसे पहले हम पाकिस्तानी जब तक ये मैं कहता हूं कि स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड, ये दो चीजें सिर्फ लफ्ज नहीं है, इनके लिए है क्या? आप पाकिस्तान के चोटी के सनतकारों को, और जैसे आप पूरा प्लान बता रहे हैं, इससे हम अपनी इंपोर्ट को बहुत हद तक कंट्रोल करके और अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो बहुत ज्यादा सरमाया जो मुल्क से बाहर जाता है वो मुल्क के अंदर रहेगा और मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगा। इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। कारोबारी हालात को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान में अगर चीज़ें मैन्युफैक्चर होंगी, पाकिस्तान में अगर सरमाया लगाया जाएगा तो वो हमारे काम आएगा। हम उससे ना सिर्फ अपनी इकॉनमी को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपने शहरियों की जो ज़िंदगियाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, क्योंकि कारोबार अगर खुशहाल और खुशाइन तरीके से चलेंगे तो ही रोज़गार बढ़ेगा। रोज़गार से हम जो है वो जैसे जैसे उसकी रेशो बढ़ेगी वैसे बेरोज़गारी पे, महंगाई पे काबू पाया जा सकेगा। अपनी एक्सपोर्ट को किस तरह से बनाया जा सकता है और मौजूदा हालात में हमारी एक्सपोर्ट कितनी है, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सर, जैसे कि आप पहले आपने बड़ा एक प्लान अच्छे से डिस्क्राइब किया कि अगर किस तरह से हम अपनी इंपोर्ट को कंट्रोल करके अगर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टास्क अपने मुतय्यन करने पड़ेंगे। मौजूदा दौर में हमारी एक्सपोर्ट कितनी है और इसको मजीद इसको किससे बढ़ाया जा सकता है? अच्छा, मैं ना इसका जवाब देने के बाद दूसरी बात भी करूंगा। सबसे पहले तो ये है कि जो मैं बात कर रहा था और शॉर्ट ब्रेक आ गई आपकी, उसमें ये था कि इन लोगों को आप ऑन बोर्ड लें, बैठाएं, 25 से 30, 50 लोगों को बैठा लें। इनको कहें जी कि हम ये चीज़ें पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, इनको हम इंपोर्ट इनकी बंद करना चाहते हैं कि ये 1 साल के लिए या 2 साल के बाद इनकी हमने टोटल इंपोर्ट बंद करना नहीं। तब तक आप अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें, आप अपनी फैक्ट्रियां बना लें, आप इसको मैन्युफैक्चरिंग करें, बताएं आपको क्या चाहिए। इनको पैसे चाहिए, पैसे दें, इनको ज़मीन चाहिए, ज़मीन दें, इनको जो आप फैसिलिटेट करना चाहते हैं करें। करने के बाद एक टारगेट दे दें कि हमने इस साल ये 25-50 आइटम्स हमने इंपोर्ट से निकालनी है, और फिर इनको मॉनिटर करें कि ताकि इनकी जो क्वालिटी है वो भी वो इंटरनेशनल लेवल की हो, तो हम इसे यूज करें। एक तो ये तरीका है। दूसरा आ गया, और यही ट्रूली इसी का एक ही हल है कि हम अगर इसको इस तरह कर लें, जब तक हमने इंपोर्ट बिल्डिंग अपना काम करना, हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। या तो एक्सपोर्ट को इतना ज्यादा ले जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, आप जितना मर्जी इंपोर्ट करें, लेकिन इस जो डेफिसिट है ना जी, इसको खत्म करना है। अब हम मिल मिला के पूरा जोर लगा के 25 से 26 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं बैरून मुल्क एनुअली, और हम वहां से 60 से 70 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं। अब मुझे बताएं कि ये जो डेफिसिट है दरमियान में, ये 30-35 अरब डॉलर का, इसको अब इसमें हमारे वो जो लेबर जो बैरून मुल्क गई हुई है उसमें खास करके ये जो हमारे मशरिक़ वुस्ता में है, अरब कंट्रीज में है, उन लोगों वो हमें जो रेमिटेंस भेजते हैं पूरे साल की, वो तकरीबन 30 अरब डॉलर वो बनती है। 25 और 30 55 हो गए। अब हमारे पास 15 अरब डॉलर का डेफिसिट है साल का। उसको हम कहां से फिर पूरा करने, कोई कर्ज लेके, ये IMF का प्रोग्राम आ गया, किसी मुल्क के कर्जा ले लिया। ये करने के बाद हम ना अपने अखराजात कम करते हैं, ना हम अपनी इंपोर्ट को कम करते हैं, ना अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दो ही ज़राए रह गए हैं, या तो हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा लें
या इस पे ही काम कर लें कि ये जो हमारे बाहर लेबर हमारी जाती है, आप इसको इतना स्किल दे दें कि ये हाईली स्किल्ड लोग हों, ये बाहर जाएं तो सिर्फ ये मजदूरी करने वाले लोग ना हों, ये सिर्फ वहाँ पे ईंटें उठाने वाले लोग ना हों, बल्कि इनके पास ये इंजीनियर जाएं, ये डॉक्टर जाएं, ये नर्सें जाएं, पूरी दुनिया में बड़ी ज़रूरत है। तो इसकी फिर जो सैलरी है वो भी ज़्यादा होती है, वो हमें पाकिस्तान को फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के हम बेहतर हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान में लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अप हुआ है। हाँ जी। आप देखें कि जहाँ पे कच्चे घर थे पक्के घर बन गए हैं, जो 10 मरले के घर में रहता था वो 4 कनाल के घर में शिफ्ट हो गया है, जिसके पास साइकिल नहीं था वो गाड़ी पे चला गया। लेकिन हाँ, ये एक स्मॉल पोर्शन है, ये 5% लोग होंगे, 3% लोग होंगे जो इन तमाम सहूलियात से मुस्तफीद होते हैं। अक्सरियत जो है हमारी वो 95% लोगों की वो गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, जिनके पास कुछ नहीं है। वो उनके बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं है, उनके लिए हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं है। इसी तरह उनकी अपनी ज़िंदगी जो है वो कोई ऐसी ज़िंदगी नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप देखें कि यहाँ पाकिस्तान में 3-4 करोड़ बच्चे स्कूल गोइंग हैं, वो स्कूल ही नहीं जा रहे, उनके पास इल्म ही नहीं है। आपको अक्सरियत जो है वो और हमारा लिटरेसी रेट जो है वो कितना कम है। इस सारी की वजह जो है ना वो इंडस्ट्री आएगी। आप जितनी इंडस्ट्री जो है वो लगाएंगे, आप जितना इंडस्ट्री को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, जब इंडस्ट्री ज्यादा होगी तो उसमें लामहला फिर आपकी सैलरीज भी बढ़ती हैं। उस कंपटीशन में कि मेरे पास लेबर ज्यादा आ जाए, मेरी फैक्ट्री बंद ना हो, तो आप फिर लोगों को जॉब ऑफर के साथ साथ उनको अच्छी सैलरी भी ऑफर करते हो। तो इस सारे का अल्टीमेटली जो हल है, और अगर अच्छा यही होंगी, हम 25 करोड़ लोगों की एक मार्केट भी है। हाँ जी। अब ये जो छोटे ताजर हैं जिनका आपने कई बार दरमियान में जिक्र भी किया, इनके कारोबार क्यों नहीं चल रहे? उसकी वजह यह है कि महंगाई इतनी ज्यादा चलेगी है और आपकी जो अपना बड़ी सनतें हैं वो बंद है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास देखें पैसा इस वक्त सिर्फ खाने के लिए है। अब लोगों को लाले पड़े हुए अपने चूल्हे के, तो वो कहां से जाके वो खरीदारी करें? अब वो ये बाजार, ये रौनकें तभी होंगी जब लोगों के पास जेब में पैसा होगा, तो तभी हम ये कारोबार भी चलेंगे। इन सारी चीजों का आपस में लिंक ऐसे है हमारी इंडस्ट्री के साथ। इस इंडस्ट्री को किसने आगे लेके जाना है? नो डाउट कि हमारे सनदकारों ने, लेकिन सनदकारों को फैसिलिटेट किस तरह करना है? उनको तो आपने इस तरह कर दिया है कि वो हर बंदा अपना कारोबार छोड़ने पे मजबूर हुआ है, अपनी फैक्ट्री बंद करने पे मजबूर हुआ है, अपनी मिल बंद करने पे मजबूर हुआ है। वो क्यों हुआ है कि आपने उसको, एक तो एनर्जी क्राइसिस से उसके पास है ही नहीं कि वो उसको किस तरह रन अप कर सके। दूसरा, आपने उसको इंटरनेशनल लेवल पे कोई आप उसकी मदद ही नहीं करते। मसलन चूंकि मैं चैम्बर में प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, एसवी भी रहा हूँ, पिछले 20 साल से मैं लिंक है मेरा चैम्बर के साथ। तो हमारे पास जो फॉरेन एम्बेसडर आते हैं तो हमारे लोगों से वो डिमांड करते हैं कि मेरे मुल्क में ये बनता है, वो प्रेजेंटेशन देते हैं। सर आती ना कि हम अपने कारोबार को तभी एक मिनट लूंगा सिर्फ आपका, सॉरी, कि वो हमें प्रेजेंट करते हैं अपनी जब वीडियोस कि हमारे मुल्क में ये बनता है जी, आप हमसे लें। हमारे जो यहाँ से जाते हैं फॉरेन ऑफिस के लोग एम्बेसडर बन के, यकीन करें किसी ने आज तक किसी चैम्बर को ये कभी ईमेल की हो कि यहाँ पे इस चीज की डिमांड है, तो आप फैसलाबाद चैम्बर हमें बताएं कि ये कौन कौन से लोग इससे रिलेटेड बिजनेस करते हैं और कौन से एक्सपोर्टर हैं। किसी एक ने सिंगल नहीं आज तक भेजी। और अपने कारोबार को बेहतर करने के लिए जो है हमारी हुकूमत का भी उतना ही ज्यादा जो है वो सपोर्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया और इतना तफसीली गुफ्तगू आपने कारोबारी जिंदगी के लिहाज से की। अल्लाह पाक हम सब के लिए बहुत सारी ढेरों ढेर आसानियां पैदा करे, आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा आसानियां हो, कामयाबियां हो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।